मनी गुरु में आज हम बात करें अर्ली रिटायरमेंट की। काम करते करते अगर आप थक गए हैं और सोचा कि 60 तक काम नहीं करना, उससे पहले ही रिटायर होने का मन बना लिया है, तो आपको थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो में अपने बदलाव करने की जरूरत है। और ये बदलाव कैसे करें, कैसे प्रॉपर एसेट एलोकेट करें, यही बताने के लिए सुशील जैन हमारे साथ लगातार आज स्टूडियो में मौजूद हैं। सुशील, इनफैक्ट हम बात कर रहे थे कि 30 में अगर किसी ने डिसाइड कर लिया भाई 60 तक काम करना ही करना है, पहले रिटायर होना है, उसकी प्लानिंग तो आपने बताई। अब हमारे पास टाइम होराइजन काफ़ी कम है। से 45 में किसी ने सोच लिया कि 50 साल तक की उम्र में रिटायर होना है। अब इस टाइम होराइजन के हिसाब से उसको तो और भी ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत है। अब इस शॉर्ट स्पैन के लिए क्या करें? यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से प्लानिंग करनी होती है। अगर आपके पास इतना कॉर्पस है कि आप इतना इन्वेस्टमेंट सरप्लस अमाउंट है कि आप 5 साल में कर पाएँ वो कॉर्पस इकट्ठा, तब तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि अमाउंट काफ़ी इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो आप इसको आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ के भी हिसाब से आपको इसको सेगमेंटेशन कर सकते हैं। लाइक अगर आप 50 से 60 साल तक का जो आपको फंड की रिक्वायरमेंट है वो डेट ओरिएंटेड अमाउंट में ज़्यादा लगा दीजिए, जहाँ पे आपको फिक्स सॉर्ट ऑफ थिंग रिटर्न्स आएँ। और 60 के ऊपर की जो रिटायरमेंट की आपकी कॉर्पस है 60 से 70 और 70 से 80, इसको 3 हिस्से में डिवाइड कर लीजिए। और फिर आपके पास क्या है, अगेन आपके पास टाइम जो है आपको 15-20 साल का टाइम मिल जाएगा, उसमें आप इक्विटी पार्ट का एक्सपोजर ले सकते हैं वो वाले कॉर्पस क्रिएट करने के लिए। तो वो आपके लिए थोड़ा सा सही रहेगा। और वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा संभल के चलना है। ये नहीं कि आप सारे पैसे आप एग्रेसिव उसमें लगा दें, किसी सेक्टरल फंड में लगा दें या स्मॉल कैप में लगा दें। वहाँ पे आपको डाइवर्सिफाइड और लार्ज कैप फंड की तरफ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रखना चाहिए। और वहाँ वो वाला कॉर्पस आप अराउंड 60 से 70% अगेन आप इक्विटी में लगा सकते हैं। तो आपको फिर आपको आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ को 3 हिस्सों में डालना है, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। ओके। और देन आपको फिर अगेन वही वाला टाइम होराइजन मिल जाएगा जो 25 साल के एज पे किसी एक बच्चे को मिलता है। वो आप अगेन ये 45 के एज में आप वही फील करोगे जो 45 वाला 25 वाला करते हैं। एब्सोल्युटली, एक्चुअली आपने काफ़ी नए तरीके से इसे समझाया कि रिटायरमेंट तो आप ले रहे हैं 50 में, लेकिन उसके बाद भी तो लाइफ है और उस लाइफ को और एंजॉय करने के लिए आपको अपने निवेश को शायद कुछ उसी तरीके से करना है जैसा कि आप जब यंग थे तो वैसे निवेश आप करते थे। एक्चुअली काफ़ी बेहतरीन पॉइंट आपने सुशील यहाँ पर बताया। अब थोड़ा सा और होराइजन कम कर दें, 55 साल में किसी को रिटायर होना है। अब और भी टाइम कम हो गया, सोचा कि 50 इयर्स के हैं, अब 5 साल और है अगेन, लेकिन आपकी उम्र तो बढ़ी ही है ना। तो क्या ये जो आपने पहले रूल बताया वो यहाँ पर भी अप्लाई करता है इस एज ग्रुप पे? बिल्कुल करता है, लेकिन अगेन वो आपका जो इक्विटी वाला पार्ट है यहाँ पे अगेन कम हो जाएगा, टाइम होराइजन कम हुआ है। और 55 की एज पे एक थोड़ा सा आपको इनसिक्योरिटी फील होने लगती है कि अब मेरा अर्निंग का टाइम नहीं रहा और वो वाली चीज़ नहीं रही कि उस फ्लो से उस एनर्जी के साथ आप काम कर सकें। तो मेरे एडवाइस ये रहेगी उस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा इक्विटी के नहीं जाए और बैलेंस काइंड ऑफ थिंग में जाए, 50-50% इक्विटी और डेट में आए। और वो जो 50% है वो भी वो वाला कॉर्पस होना चाहिए जो 70 से आगे के खर्चों के लिए, 70 से 80 के खर्चों के लिए चाहिए। क्योंकि 60 के एज एक साइकोलॉजिकली आपको एक करता है कि अब मेरा अर्निंग का टाइम खत्म हो रहा है। और अदरवाइज दूसरी चीज़ ये भी आ जाती है कि जैसे ही आप 60 टच करते हैं आपको लोन्स वगैरह भी नहीं मिलते हैं और कहीं पर आपकी चीज़ें रुकने लगती है कई जगह। तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और थोड़ा सा डेट पार्ट की तरफ एक्स्ट्रा वेटेज देना होता है। ऑलराइट, क्योंकि स्ट्रैटेजी हम एसेट एलोकेशन के जरिए सेट कर रहे हैं कि कैसे आपको अर्ली रिटायरमेंट का अपना एक गोल सेट करना है। तो नाउ कमिंग टू इक्विटी एंड डेट पार्ट ऑफ इट, इक्विटी में कहाँ पर पैसा लगाना चाहिए, डेट में कितना रकम निवेश करनी चाहिए, ये कैसे निर्धारित करें? ये देखिए, पहले तो आपको ये एसेट एलोकेशन डिसाइड करना आपके गोल के लिए टाइम होराइजन और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से। तो सपोज आपने माना कि आपसे 70% अगर कोई यंग एज में और 70% इक्विटी और 30% आपने डेट किया, तो 70% इक्विटी का भी कहाँ होना चाहिए वो आप बहुत केयरफुली आपको डिसाइड करना होता है। उस एज पे थोड़ा एग्रेसिव रख के आप ये कर सकते हैं, 40% आप डाइवर्सिफाइड में जा सकते हैं, 30% आप लार्ज कैप में जा सकते हैं, 20% आप मिड कैप और 10% स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस तरीके से अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको अच्छी रिटर्न्स भी आ जाएंगी। और बाकी जो शॉर्ट टर्म और डे टू डे की रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं उनके लिए आप डेट पार्ट जो 40% है या 30% है वो उससे आप मैनेज कीजिए। दूसरी चीज़, आप ये सब जो फंड सिलेक्ट करते हैं उस टाइम पे आपको टैक्सेशन का भी देखना है कि टैक्स किस हिसाब से आपको इम्प्लीकेट है, सेक्शन 80C के आपको बेनिफिट्स मिल जाएं। इस तरीके के अगर फंड्स आप चूज़ करें तो आपको विन विन सिचुएशन होगी
टैक्स फ्री रिटर्न आएगी, टैक्स सेविंग भी हो जाएगा और आपका इक्विटी एक्सपोजर भी प्रॉपर्ली यूज हो जाएगा। तो ये तो आप इक्विटी साइड में कर सकते हैं। और डेट वाले में आपको थोड़ा ये देखना है कि इमरजेंसी फंड को भी मैनेज करना उसी डेट से। तो कुछ आप लिक्विड में रखिए, बैंक डिपॉजिट में रखिए, जो कि 4% रिटर्न देता है, लेकिन गवर्नमेंट ने अब 10,000 रुपये तक की तो छूट दे ही रखी है सेक्शन 80 TTA में। तो आपको वो ऑलमोस्ट इन अदर वे टैक्स फ्री हो जाता है वो 4% भी, और इमरजेंसी में काम आता है। बाकी आप MIPs में कर सकते हैं, जो कि ग्रोथ ऑप्शन लेके आप रखिए, तो 20% उसमें भी आपको बेनिफिट मिल जाता है। ऑल राइट। और एसेट एलोकेशन की चूंकि हम बात कर रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट एलोकेटिंग योर एसेट। और कहा भी जाता है, रूल भी है कि एक मतलब कहते हैं ना कि एक ही बास्केट में सभी अपने फंड्स नहीं रखने चाहिए। ये गोल्डन रूल होता है एसेट एलोकेशन का। आखिर इससे फ़ायदा कैसे मिलता है? देखिए, एसेट एलोकेशन अगर आपको इन्वेस्ट करके और स्पेशली इन द मार्केट में इन्वेस्ट करके अगर आपको कुछ अर्निंग करना है, तो आपको एसेट एलोकेशन थ्योरी को फॉलो करना ही पड़ेगा। अदरवाइज जो पेपरों में आपके पैसे बढ़ेंगे और फिर गिर जाएंगे। मार्केट कभी 30,000 हुई, आपका अच्छा रिटर्न्स आ गए, मार्केट फिर 24,000 पे आ गई, फिर आपके वहीं पे आ गए आप। लेकिन अगर एसेट एलोकेशन की थ्योरी को आप फॉलो करते हैं, तो मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे आए, आपको कुछ ना कुछ देखे जाएगी। सपोज मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आपके पास 100 रुपये हैं और आपको 50 रुपीज़ डेट में लगाए और 50 इक्विटी में लगाए। आपने मार्केट में लगाने के बाद 50 रुपये आपके 60 रुपये बन गए, तो आपको 10 रुपये का फ़ायदा हुआ। आपको वहाँ पे एसेट एलोकेशन की थ्योरी को फॉलो करना है। आपने 50-50 रखा, टोटल पैसा आपका अब 110 रुपये बन गए, तो आपको 55 रुपये वापस 55 डेट में करना और 55 इक्विटी में। इसका मतलब ये होगा कि 5 रुपये निकाल के आपको डेट में डालना है फिर। सो आपको 55 रुपीज़ आपके हो जाएंगे और 110 होंगे, और 50% आपका डेट इक्विटी का रेशियो हो जाएगा। मान लीजिए वो मार्केट वापस अपनी ही जगह पे आ गई, 50 रुपये पे ही आ गई, तो 55 का अगर वो 50 होता है, फिर भी आपको अगर ऐड करोगे तो डेट में 55 थे और यहाँ 50 हुए, तो 105 रुपये है। तो 5 रुपये का आपको मुनाफा मिला सिर्फ इसलिए कि आपने एसेट एलोकेशन की थ्योरी की। अगर आप वो नहीं करते तो वो आपको वापस मार्केट 60 से 50 पे आ जाती और आप वहीं के वहीं रहते, 100 रुपये का 100 रुपये ही रहता। तो ये आपको हर 6 महीने पे आपको चेक करना है कि आपका डेट और इक्विटी का जो भी रेशियो आपने रखा है, 70-30 रखो, वट एवर आपका जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और गोल होराइजन के हिसाब से रखा है, उसको आप फॉलो कीजिए, डिसिप्लिन वे में फॉलो कीजिए। 6 महीने में आप चेक कीजिए और फिर आप देखिए इसका फ़ायदा। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखने की है कि आपको टैक्सेशन को देखते हुए चलना है। कहीं ये ना हो कि आप वो विड्रॉ करें और आपकी टैक्सेबल बन जाए। आप सोचिए इक्विटी से अगर आप लगाए हैं तो 1 साल के बाद वो टैक्स फ्री होती है। तो ये नहीं कि 6 महीने में अगर आपने पैसे निकाल लिए तो आपको टैक्स का लाइबिलिटीज खड़ी हो जाएगी, तो वो रिटर्न सारी टैक्स में ना चली जाए। वहाँ पे देखना है, डेट वाले पार्ट में आपको ये देखना है कि आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेना है, तो आपको वो 3 साल का वो भी क्लोज भी देखना होगा। तो कुछ पैसा ऐसे रखिए जो लिक्विड फंड में हो, जो कि आपको डेट और इक्विटी में मैनेज करने में आसानी करे। तो इस तरीके से करोगे तो आपको एसेट एलोकेशन का डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। और अर्ली रिटायरमेंट के लिए एसेट एलोकेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो डेफिनेटली अर्ली रिटायरमेंट एक फैशन बनता जा रहा है, तो उसे टेंशन में बिल्कुल भी तब्दील मत कीजिए। जो टिप्स बताएं सुशील जैन ने, उनको अपनाएं। प्रॉपर एसेट एलोकेशन से अपनी आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ, या यूं कहे अर्ली रिटायरमेंट लाइफ, और भी ज़्यादा बेहतरीन बनाइए। थैंक यू सो मच सुशील जैन, हमारे साथ मनी गुरु के आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए।